आज के इस गहरे विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे दिलचस्प रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जिसने सच में कई लोगों को उलझन में डाल दिया है। जरा सोचिए, एक तरफ हमारा देश चुपचाप विदेशों से अपना सोना वापस लाकर अपनी तिजोरियों में भर रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकार आम नागरिकों को सलाह दे रही है कि वे सोने के पीछे आंख बंद करके ना भागें और अपने खर्चों को कंट्रोल में रखें। है ना ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास। आखिर ऐसा क्या होने वाला है? क्या दुनिया किसी बड़े आर्थिक संकट की ओर बढ़ रही है? आज हम इन्हीं संकेतों को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि इस गोल्ड पैराडॉक्स के पीछे की असली कहानी क्या है। तो चलिए सबसे पहले इस बिल्कुल साफ दिख रहे विरोधाभास की गहराई में चलते हैं। ये जो दो बातें हैं ना, ये बिल्कुल अलग दिशाओं में जाती हुई दिखती हैं। एक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारी मात्रा में सोना खरीद रहा है और उसे सुरक्षित देश के भीतर ला रहा है, और ठीक उसी समय सरकार और प्रधानमंत्री की तरफ से आम जनता से ये अपील की जा रही है कि भाई गैर जरूरी खर्चे कम करें और सोने जैसी चीजों की अंधाधुंध खरीदारी से बचें। अब सवाल ये है कि एक ही देश के भीतर ये दो बिल्कुल विपरीत रणनीतियां एक साथ कैसे चल सकती हैं? जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 168 मीट्रिक टन। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। रिजर्व बैंक ने हाल ही के कुछ महीनों में बैंक ऑफ इंग्लैंड जैसी विदेशी जगहों से इतना भारी मात्रा में सोना बहुत ही चुपचाप भारत वापस मंगा लिया है। ये एक बहुत बड़ा कदम है। ये साफ दिखाता है कि देश का केंद्रीय बैंक अपनी संपत्ति को देश की सीमाओं के भीतर सुरक्षित रखने को लेकर कितना ज्यादा गंभीर है। और पता है, इस 168 टन की वापसी के बाद भारत का कुल सरकारी स्वर्ण भंडार अब 880 टन के प्रभावशाली आंकड़े को पार कर गया है। असल में ये सोना देश के लिए एक सच्चे सुरक्षा के किले की तरह काम करता है। 1991 के उस दौर को याद करें जब देश को अपना सोना विदेशों में गिरवी रखना पड़ा था। आज स्थिति बिल्कुल उलट चुकी है। हम अपनी आर्थिक संप्रभुता को एक नई मजबूती दे रहे हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि आखिर ये दोहरा मापदंड क्यों? अगर सोना इतना ही खरा, सुरक्षित और संकट के समय काम आने वाला है, इतना कि रिजर्व बैंक खुद इसे जहाजों में भर भर कर ला रहा है, तो फिर एक आम नागरिक को इसे खरीदने से क्यों रोका जा रहा है? क्यों कहा जा रहा है कि शादियों या कार्यक्रमों में सोने की खरीदारी सीमित कर दें? इसका असली जवाब समझने के लिए हमें थोड़ा देश की सीमाओं से बाहर वैश्विक स्तर पर देखना होगा। और यही बात हमें हमारे पहले मुख्य विषय की ओर ले जाती है, डी-डॉलराइजेशन, जो कि एक बहुत बड़ा वैश्विक बदलाव है। इस घरेलू विरोधाभास की जड़ें दरअसल वेस्ट एशिया और पूर्वी यूरोप में चल रहे भू राजनीतिक तनावों में गहराई से धसी हुई हैं। होता क्या है कि जब दुनिया में युद्ध और टकराव की स्थिति होती है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था के नियम पूरी तरह से बदलने लगते हैं। डी-डॉलराइजेशन का सीधा सा मतलब है कि दुनिया के बड़े देश और महाशक्तियां अब अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने की रणनीतिक कोशिश कर रही हैं। वे अपने विदेशी मुद्रा भंडार को डॉलर से हटाकर तेजी से सोने में तब्दील कर रही हैं। अब सोचिए, जब दुनिया के सभी बड़े खिलाड़ी डॉलर छोड़कर एक साथ सोना खरीदने लगेंगे तो जाहिर है कि सोने की मांग और उसकी कीमतें तो आसमान छूने ही लगेंगी। इस बड़े बदलाव के पीछे का सबसे प्रमुख कारण इस बात से स्पष्ट हो जाता है। रूस और यूक्रेन के टकराव के दौरान जब अमेरिका ने रूसी बैंकों के अरबों डॉलर बस एक झटके में फ्रीज कर दिए, तो इसने पूरी दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल का काम किया। चीन और भारत सहित दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों को ये बात बहुत अच्छी तरह समझ आ गई कि भविष्य में केवल डॉलर पर निर्भर रहना एक बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है। इसी डर और अविश्वास ने वैश्विक स्तर पर सोने की इस अंधाधुंध होड़ को जन्म दिया। खैर, ये तो हुई दुनिया भर की बात। अब नजर डालते हैं कि विदेशी मुद्रा का ये डोमिनो इफेक्ट हमारी अपनी अर्थव्यवस्था पर कैसे असर डालता है। ये डेड मनी यानी सोए हुए पैसे का कॉन्सेप्ट समझना बहुत दिलचस्प है। देखिए, सरकार को लोगों के सोना खरीदने से कोई परेशानी नहीं है। परेशानी उस सोने से है जो विदेशों से भारी मात्रा में मंगाया जाता है। जब रिजर्व बैंक सोना खरीदता है तो वो पूरे विश्व में भारत की साख को मजबूत करता है, लेकिन जब कोई नागरिक सोने के बिस्किट या चेन खरीदकर उसे घर की अलमारी या बैंक के लॉकर में बंद कर देता है तो वो पैसा बाजार से पूरी तरह बाहर हो जाता है। वो पैसा अर्थव्यवस्था में सर्कुलेट नहीं होता, ना ही कोई नया रोजगार पैदा करता है। और इसके साथ जुड़ी है ये चौंकाने वाली सच्चाई, हमारे देश में सोने की जितनी भी घरेलू मांग है ना, उसका 99% हिस्सा हम विदेशों से आयात करते हैं। यानी जब भी कोई आम नागरिक बाजार से भौतिक सोना खरीदता है तो देश को अनजाने में उस सोने को बाहर से मंगाने के लिए मजबूर होना ही पड़ता है। अब जरा सोचिए, इस 99% आयात की कीमत क्या होगी?
ये है लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए सालाना। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये भारी भरकम भुगतान हमें अमेरिकी डॉलर में करना पड़ता है। इसका मतलब है कि हम अपना रुपया देते हैं जिसे डॉलर में बदला जाता है और फिर वो डॉलर देश से बाहर चला जाता है। इससे होता यह है कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से खाली होने लगता है। और बस यहीं से शुरू होता है सबसे क्रूशियल हिस्सा, आम नागरिक की सोने की खरीदारी का हमारी रोजमर्रा की महंगाई से सीधा कनेक्शन। ये पूरा चेन रिएक्शन बड़ी ही खामोशी से काम करता है। इसे ऐसे समझिए, सबसे पहले देश के लोग भारी मात्रा में भौतिक सोना खरीदते हैं जिससे आयात बढ़ जाता है। फिर इस सोने का भुगतान करने के लिए देश से भारी मात्रा में डॉलर बाहर जाता है। बाजार में डॉलर की कमी होने से हमारा रुपया कमजोर पड़ने लगता है। अब कमजोर रुपए का सीधा सा मतलब है कि विदेशों से आने वाली हर चीज, खासकर कच्चा तेल और गैस, महंगी हो जाती है। और अंत में क्या होता है? महंगे तेल और गैस के कारण ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ता है और स्थानीय मंडी में आने वाली सब्जी, राशन और दूध सब कुछ महंगा हो जाता है। इस चेन रिएक्शन का असर इसलिए इतना ज्यादा गंभीर है क्योंकि हम अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल बाहर से ही खरीदते हैं। अगर हमारा रुपया मजबूत नहीं रहेगा तो पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों को स्थिर रखना लगभग असंभव हो जाएगा। यानी महज 1 ग्राम सोने का भौतिक निवेश सीधे तौर पर देश के पेट्रोल के बिल को बढ़ा सकता है। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे आयातित महंगाई या इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं। मतलब तनाव और युद्ध वेस्ट एशिया या यूरोप में हो रहे हैं, सोने के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि भौतिक सोना आंख मूंदकर आयात किया जा रहा है और डॉलर बाहर भेजा जा रहा है, इसलिए जेब हमारी यहाँ अपने देश में कट रही है। सरकार असल में इसी बेवजह की महंगाई से देश को बचाने की कोशिश कर रही है। तो अब सवाल उठता है कि क्या करें, निवेश करना छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। अब आते हैं स्मार्ट निवेश और इसके बेहतर विकल्पों पर। भौतिक सोना और डिजिटल विकल्पों के बीच का ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। भौतिक सोना खरीदने से देश का विदेशी मुद्रा भंडार घटता है और ये पैसा डेड मनी बन जाता है। इसके ठीक विपरीत अगर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड या डिजिटल गोल्ड में निवेश किया जाए तो वो पैसा देश के भीतर ही रहता है और रुपए को मजबूती देता है। भौतिक सोने में भारी मेकिंग चार्ज देना पड़ता है और हमेशा चोरी का डर लगा रहता है, जबकि डिजिटल विकल्पों में कोई मेकिंग चार्ज नहीं होता और वे पूरी तरह सुरक्षित होते हैं। और सबसे अच्छी बात, मुनाफा दोनों में सोने की बढ़ती कीमतों के अनुसार ही मिलता है। देश के बड़े वित्तीय जानकारों की सलाह इस मामले में बहुत स्पष्ट है। पहली बात, इन वैश्विक तनावों के बीच घबराहट में, या जिसे हम पैनिक बाइंग कहते हैं, रिकॉर्ड उच्च स्तर पर सोना न खरीदे क्योंकि परिस्थितियां सामान्य होने पर दाम गिर भी सकते हैं। दूसरा, भौतिक सोना केवल शादियों या बहुत जरूरी सांस्कृतिक आयोजनों तक ही सीमित रखें। तीसरा, अपनी पूरी जमा पूंजी एक ही जगह न लगाएं। आज बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट पर भी बहुत ही आकर्षक और सुरक्षित ब्याज दरें मिल रही हैं। और अंत में, अगर सोने में ही निवेश करना है तो डिजिटल गोल्ड या म्यूचुअल फंड का रास्ता चुना जा सकता है, जहां जरूरत पड़ने पर तुरंत कैश की सुविधा मिल सके। तो कुल मिलाकर इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ ये निकलता है कि दुनिया इस समय एक बेहद संवेदनशील मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ रिजर्व बैंक सोने का एक मजबूत सुरक्षा का किला तैयार करके देश को किसी भी बड़े वैश्विक झटके से बचाने की पूरी तैयारी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ सरकार हम सभी से एक जिम्मेदार नागरिक होने की उम्मीद कर रही है, जो अपनी सूझबूझ से इस नाजुक आर्थिक संतुलन को बिगड़ने न दे। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां युद्ध अब सिर्फ सरहदों पर नहीं बल्कि देशों के खजानों और अर्थव्यवस्थाओं के बीच भी लड़े जा रहे हैं। तो अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम बिना सोचे समझे पुरानी परंपराओं और भीड़ चाल का हिस्सा बनकर भौतिक सोने के पीछे भागना जारी रखेंगे, या फिर हम ऐसे स्मार्ट वित्तीय विकल्प चुनेंगे जो हमारी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखें और साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाएं? यह फैसला हम सबको मिलकर करना है। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और स्मार्ट फैसले लेते रहिए।